हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। नीति आयोग की बैठक में सीएम हेमंत बोले, विकास योजनाओं की गति के लिए केंद्र का सहयोग जरूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शनिवार को आयोजित इस बैठक में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हिस्सा लिया और राज्य के विकास से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री सोरेन ने नीति आयोग से आग्रह किया है कि झारखंड की भौगोलिक और सामाजिक संरचना को ध्यान में रखते हुए राज्य के विकास योजनाओं में लचीलापन और अनुकूलता लाई जाए। बैठक का मुख्य उद्देश्य राज्यों और केंद्र के बीच समन्वय बढ़ाना, विकास योजनाओं की समीक्षा करना और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं पर सहमति बनाना है। मुख्यमंत्री सोरेन ने कहा है कि राज्य में आदिवासी और पिछड़े इलाकों के विकास के लिए केंद्र से विशेष सहयोग की आवश्यकता है। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, कृषि और रोजगार सृजन जैसे क्षेत्रों में केंद्र की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन और राज्य को अधिक वित्तीय सहायता दिए जाने की मांग की। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड में विकास योजनाओं को गति देने के लिए केंद्र से सहयोग आवश्यक है और इस दिशा में नीति आयोग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। बैठक में हरित विकास, बुनियादी ढांचे के विस्तार, डिजिटल इंडिया मिशन, जल संरक्षण और स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार जैसे विषयों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने सभी मुख्यमंत्रियों से अपने अपने राज्यों में विकास कार्यों को तेज गति से आगे बढ़ाने और केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम करने का आह्वान किया। एक सप्ताह पहले मानसून पहुंचा केरल, 10 जून तक झारखंड आने की संभावना। दक्षिण पश्चिम मानसून शनिवार को केरल पहुंच गया है। अगले एक हफ्ते में यह पूरे केरल में पहुंच जाएगा। मानसून के 10 जून से पहले झारखंड में दस्तक देने की संभावना है। केरल में मानसून के पहुंचने की तिथि सामान्य तौर पर 1 जून है, लेकिन अपने निर्धारित समय से या लगभग एक सप्ताह पहले ही केरल में पहुंच गया है। मौसम विभाग ने इस वर्ष झारखंड में मानसून की अच्छी बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। वही 28 मई तक राज्य के विभिन्न जिलों में गर्जन, बारिश और तेज हवा चलने की आशंका है। इससे लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी किया है। इधर शनिवार को रांची और आसपास के इलाकों में बादल छाया रहा। इससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। दिन में औसत गति से हवा चलने से मौसम सुहाना बना रहा। वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान पश्चिमी सिंहभूम के जगन्नाथपुर में 56.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड किया गया है। वहीं राज्य में सबसे अधिक तापमान सरायकेला खरसावां में 36 डिग्री सेल्सियस, जबकि सबसे कम तापमान लातेहार में 21 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। लॉटरी की तरह निकला जेपीएससी का परिणाम। श्रेणीवार रिजल्ट प्रकाशित हो। प्रतुल्य सहदेव। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल्य सहदेव ने शनिवार को प्रदेश मुख्यालय में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए जेपीएससी के द्वारा मुख्य परीक्षा के निकाले गए परिणाम पर प्रश्न खड़ा किया। प्रतुल्य ने कहा कि आयोग का वेबसाइट लिखता है कि आयोग का उद्देश्य निष्पक्ष एवं पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया को बढ़ावा देना है। भारत का संविधान का आर्टिकल 15 एवं 16 SC, ST, OBC वर्गों को आरक्षण की सुविधा प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त EWS एवं अन्य श्रेणियों में भी आरक्षण का प्रावधान है, परंतु जेपीएससी ने बिल्कुल सपाट तरीके से किसी लॉटरी के परिणाम की तरह परीक्षा का रिजल्ट निकाल दिया है। इससे यह पता नहीं चल पा रहा है कि SC, ST, OBC एवं अन्य आरक्षित वर्गों को निर्धारित कोटा मिला और दोगुना से ज्यादा विद्यार्थियों को इंटरव्यू में बुलाने की प्रक्रिया का पालन हुआ है कि नहीं। प्रतुल ने कहा कि अगर आरक्षण के श्रेणीवार कोटा को स्पष्ट करते हुए जेपीएससी परिणाम निकालती तो सिस्टम में पारदर्शिता दिखती। प्रतुल ने कहा कि श्रेणीवार परिणाम निकालने से उम्मीदवारों को भी स्पष्ट होता है कि उनकी मेरिट में क्या स्थिति है। देश में कोरोना से एक और मौत। बेंगलुरु में 84 साल के बुजुर्ग ने तोड़ा दम। शनिवार को 16 केस मिले, एक्टिव मरीज 351। देश में कोरोना के नए वेरिएंट के मिलने के बाद एक और मरीज की मौत हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक बेंगलुरु में कोरोना पीड़ित 84 साल के बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया। इससे पहले ठाणे में 21 साल के युवक की मौत हुई थी। देश में कोरोना के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। शनिवार को महाराष्ट्र के ठाणे में 8, उत्तराखंड हरियाणा में 3 और यूपी के नोएडा, कर्नाटक के बेलगावी में एक मामला सामने आया है। वही 23 मई को अहमदाबाद में 20, यूपी में 4, हरियाणा में 5 और बेंगलुरु में 9 महीने का एक बच्चा कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। इस तरह देश में अब तक कोरोना के 350 एक्टिव केस हैं। उधर दिल्ली सरकार ने कोविड-19 को लेकर एडवाइजरी जारी की है। सरकार ने सभी अस्पतालों को कहा है कि वे बेड, ऑक्सीजन, दवाइयों और वैक्सीन की पूरी व्यवस्था रखें।
देश में एक बार फिर से कोरोना की एंट्री। झारखंड में कोविड-19 के नए वेरिएंट को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर। कोविड-19 के नए वेरिएंट JN.1 के मामले देश के कई राज्यों में सामने आने के बाद झारखंड का स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर आ गया है। स्वास्थ्य विभाग ने आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। हालांकि झारखंड में अभी तक कोविड-19 के नए वेरिएंट के कोई मामले सामने नहीं आए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि राज्य में लोगों में कोविड-19 के प्रति इम्यूनिटी विकसित हो चुकी है, जिससे नए वेरिएंट का खतरा कम है या काफी वीक है, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। देश में अगर कोरोना यानी कि कोविड-19 की स्थिति की बात करें तो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार 1 जनवरी से 19 मई तक देश में कोविड-19 के 257 मामले सामने आए हैं। इनमें से 164 मामले 12 मई के बाद सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि अधिकांश मामले सामान्य हैं और अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं पड़ रही है। जामताड़ा में साइबर ठगी का भांडाफोड़। क्रेडिट कार्ड बंद होने का झांसा देकर ठगी करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार, 3 फरार। जामताड़ा पुलिस ने साइबर अपराध के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। नारायणपुर थाना क्षेत्र के केंदुआ टांड मोड़ के पास जंगल में की गई छापेमारी में 3 अन्य अपराधी फरार हो गए। पुलिस निरीक्षक चंद्रमणि भारती के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई में 19 वर्षीय आरिफ अंसारी, 30 वर्षीय प्रहलाद दास और 31 वर्षीय अजय दास को गिरफ्तार किया गया। तीनों नारायणपुर थाना क्षेत्र के निवासी हैं। आरोपियों के पास से 11 मोबाइल फोन, 17 सिम कार्ड, 2 ATM कार्ड और 3 लग्जरी बाइक बरामद की गई है। इन अपराधियों का मुख्य कार्यक्षेत्र पश्चिम बंगाल, बिहार, राजस्थान और महाराष्ट्र था। आरोपी एक्सिस बैंक के क्रेडिट डेबिट कार्ड बंद होने का झांसा देकर लोगों को ठगते थे। ये लोगों के मोबाइल पर APK फाइल भेजकर डाउनलोड करवाते थे। इसके बाद बैंक की गोपनीय जानकारी प्राप्त कर साइबर ठगी करते थे। सरना कोड की मांग को लेकर राजभवन के समक्ष धरना कल। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव अमूल्य नीरज खलगो ने शनिवार को परिषदन भवन में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि झारखंड राज्य के आदिवासी लंबे समय से जनगणना प्रपत्र में एक अलग धर्म कॉलम की मांग कर रहे हैं। राज्य के आदिवासी भी यह मांग कर रहे हैं। केंद्र सरकार जनगणना करने की घोषणा की है। हमारी पार्टी जाति गणना की भी मांग कर रही है। इससे लेकर 26 मई यानी कि सोमवार को राजभवन के समक्ष राज्यस्तरीय धरना दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि हमारी गठबंधन की सरकार ने विधानसभा से पारित कर केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजी है, लेकिन केंद्र सरकार इस पर कोई निर्णय नहीं ले रही है। शराब नीति में बीजेपी का मॉडल सर्वश्रेष्ठ। रघुवर दास ने कहा, हेमंत सरकार ने माना 2018 की नीति बेहतर, राजस्व हुआ था दोगुना। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्य सरकार पर शराब नीति को लेकर आरोप लगाए। उन्होंने कहा है कि वर्तमान इंडिया गठबंधन की सरकार ने भाजपा की शराब नीति को सर्वश्रेष्ठ माना है। रघुवर दास ने वर्तमान शराब नीति में घोटाले का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि इस मामले में 600 से 700 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। घोटाले के आरोपी अभी जेल में बंद हैं। रघुवर दास ने कहा है कि जल्द ही और लोगों की गिरफ्तारी होगी। पूर्व मुख्यमंत्री ने सरकार से छत्तीसगढ़ के मेनफेयर होटल में मंत्रियों और विधायकों के ठहरने का खर्च पूछा। उन्होंने सवाल किया है कि यह खर्च राज्य सरकार ने किया या छत्तीसगढ़ के शराब माफिया ने। हेमंत सरकार ने नई शराब नीति में 2018 की नियमावली को आधार बनाया है। सरकार ने माना है कि 2018 की नीति राज्यहित और जनहित में थी। इस नीति से राज्य का राजस्व दोगुना हुआ था। 2018-19 में 1082 करोड़ का राजस्व 2019-20 में बढ़कर 2009 करोड़ रुपए हो गया था। मुठभेड़ में घायल जवान को लाया गया रांची। अस्पताल पहुंचे संजय सेठ। लातेहार जिले के इचावार जंगल में शनिवार की सुबह पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में पुलिस ने 10 लाख रुपए के इनामी कुख्यात नक्सली पप्पू लोहरा समेत 2 नक्सलियों को मार गिराया। इस मुठभेड़ में एक पुलिस जवान अवध सिंह भी घायल हो गए। उन्हें एयरलिफ्ट कर इलाज के लिए रांची लाया गया है। रांची स्थित राज्य हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है। इसी बीच केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ घायल जवान से मिलने अस्पताल पहुंचे। संजय सेठ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर ट्वीट कर इसकी जानकारी साझा की। उन्होंने लिखा, नक्सल फ्री भारत अभियान के तहत लातेहार के इचावार जंगल में पुलिस ने कुख्यात नक्सली पप्पू लोहरा समेत 2 नक्सलियों को मार गिराया। इस दौरान घायल हुए पुलिस के जवान अवध सिंह का उपचार राज्य अस्पताल में चल रहा है। उनसे मिलकर हालचाल जाना। इस वर्ष से आपके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूँ।
बाबूलाल मरांडी ने जल संकट पर सरकार को घेरा, सीएम हेमंत सोरेन पर लगाया बड़ा आरोप। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राजधानी में जल संकट की परेशानी को लेकर सरकार को घेरा है। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर कमीशन लेने का भी आरोप लगाया है। बाबूलाल मरांडी ने सिल्ली इलाके की कुछ तस्वीरें अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर साझा करते हुए रांची डीसी से मामले पर संज्ञान लेने को कहा है। भाजपा नेता ने कहा है कि रांची जिले के सिल्ली में जल संकट की स्थिति बेहद चिंताजनक और शर्मनाक है। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने जल संकट को लेकर सीएम हेमंत सोरेन पर तीखा प्रहार किया है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार ने झारखंड में हर घर तक जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार को हजारों करोड़ रुपए प्रदान किए, लेकिन इस राशि का बड़ा हिस्सा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर द्वारा कमीशन के रूप में हड़प लिया गया। भाजपा नेता ने आगे कहा है कि जनता बूंद बूंद पानी के लिए तरस रही है, जबकि भ्रष्टाचारियों की आत्मा काले धन से तृप्त हो रही है। उन्होंने रांची डीसी मंजुनाथ भजंत्री से कहा है कि मामले पर संज्ञान लेकर सिल्ली प्रखंड सहित पूरे जिले में जलापूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करें। देवघर के पुनासी जलाशय में स्लैब गिरा, 7 घायल, 4 की हालत गंभीर। देवघर के पुनासी इलाके से एक बड़ा हादसा सामने आया है। पुनासी जलाशय के स्पिलवे का स्लैब अचानक गिर गया, जिससे 7 लोग घायल हो गए हैं। इनमें से 4 की हालत गंभीर है। उन्हें बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे की वजह फिलहाल स्पष्ट नहीं है, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि स्पिलवे पुल का निर्माण कमजोर था और इसी वजह से स्लैब गिरा। स्थानीय लोगों ने यह भी आरोप लगाया है कि हादसे के बाद ना तो इंजीनियर मौके पर पहुंचे और ना ही एम्बुलेंस। आनन फानन में जसीडीह थाने को सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और अपनी गाड़ी से घायलों को अस्पताल पहुंचाया। घटना शनिवार शाम करीब 6 बजे की बताई जा रही है। लचर बिजली व्यवस्था को लेकर अपनी ही सरकार के खिलाफ आंदोलन करेगी कांग्रेस, जीएम को दिया अल्टीमेटम। इन दिनों धनबाद जिले में निर्बाध बिजली आपूर्ति नहीं होने से जेबीवीएनएल उपभोक्ता काफी परेशान हैं। उपभोक्ताओं को बिजली की समस्या से निजात दिलाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने भी कमर कस ली है। बिजली की समस्या के खिलाफ जिला कांग्रेस इकाई ने सड़क पर उतरकर आंदोलन करने की चेतावनी दी है। जिला अध्यक्ष संतोष सिंह ने कहा है कि जिले में बिगड़ती बिजली व्यवस्था को लेकर सरकार की भी आलोचना हो रही है और अगर जल्द ही व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने को बाध्य होगी। हमारी पार्टी सत्ता में जरूर है, लेकिन अगर आम लोगों को परेशानी हुई तो हम सरकार और उसके अधिकारियों के खिलाफ सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। धनबाद में अवैध लॉटरी के खिलाफ प्रदर्शन, लोगों ने रणधीर वर्मा चौक पर दिया धरना, कहा घरों में चूल्हा नहीं जल रहा। झारखंड में लॉटरी कारोबार पर पूर्ण प्रतिबंध के बावजूद कोयलांचल में अवैध लॉटरी का धंधा चल रहा है। इसके विरोध में शनिवार को धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर महिलाएं, पुरुष और बच्चे सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शनकारी महिला रेखा देवी ने बताया कि पवन झुनझुनवाला अवैध लॉटरी कारोबार का मुख्य सरगना है। वह अपने गुर्गों के माध्यम से पूरे कोयलांचल में लॉटरी की बिक्री करवा रहा है। दिहाड़ी मजदूर अधिक पैसों के लालच में रोज लॉटरी टिकट खरीद रहे हैं, इससे उनकी दैनिक कमाई लॉटरी में खर्च हो जाती है। प्रदर्शनकारी समीम ने कहा है कि अवैध लॉटरी के कारण जिले में चोरी और छिनतई जैसी घटनाएं बढ़ रही है। प्रशासन इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। प्रदर्शनकारियों ने न केवल धनबाद बल्कि पूरे झारखंड में लॉटरी पर रोक लगाने की मांग की है। लॉटरी के कारण परिवारों में कलह बढ़ रहा है, कई घरों में चूल्हा नहीं जल पा रहा है और बच्चे भूखे रह रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की है। रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर और सिरमटोली फ्लाईओवर बनकर तैयार, कब से सर पर दौड़ेगी गाड़ियां। रांची के रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर और सिरमटोली फ्लाईओवर पूरी तरह स्वरूप में आ गया है। कॉरिडोर के ऊपर फिनिशिंग का काम भी लगभग पूरा हो गया है। साफ सफाई भी पूरी तरह से कर दी गई है। ऊपर में रंगाई पोताई का काम भी कर लिया गया है। इसके साथ ही डिवाइडर आदि का भी रंग रोगन का कार्य कर दिया गया है। लाइट भी जगमगाने लगा है। दोनों फ्लाईओवर गाड़ियों के चलने के लिए पूरी तरह तैयार है। अब कुछ मामूली काम करने के बाद इसे चालू किया जाएगा। रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण लगभग पूरा हो गया है। अब इसके उद्घाटन की तिथि का इंतजार है। अब जैसे ही तिथि तय होगी एलिवेटेड कॉरिडोर का उद्घाटन करा लिया जाएगा। जून में एलिवेटेड कॉरिडोर पर परिचालन शुरू होने की उम्मीद है।
जयराम महतो की पार्टी की महिला नेता ने शराब नीति के खिलाफ बुलंद की आवाज। जयराम महतो की पार्टी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जेएलकेएम की तेज तर्रार युवा महिला नेता बेबी महतो ने हेमंत सोरेन की नई उत्पाद नीति 2025 का पुरजोर विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि नई उत्पाद नीति को मंजूरी झारखंड सरकार की सबसे बड़ी कमजोरी है। उन्होंने कहा है कि इस नीति को बदलने की जरूरत है। बेबी ने कहा है कि सरकार जिस तरह से शराब बेचने को लेकर गंभीर है, उसी तरह शिक्षा और रोजगार को लेकर भी गंभीर होती तो आज राज्य इतना पिछड़ा नहीं होता। जेएलकेएम की केंद्रीय सचिव बेबी महतो ने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में महिला समूह शराबबंदी के लिए एकजुट हो रही है। यह निर्णय सरकार ने उस समय लिया जब झारखंड अपनी युवा अवस्था में है। झारखंड 25वें साल में प्रवेश कर चुका है। बेबी महतो ने आरोप लगाया है कि इसी अवस्था में झारखंड को खत्म करने की साजिश रची जा रही है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में महिलाएं रोज शराबबंदी के लिए आंदोलन कर रही है। इसे नजरअंदाज करते हुए झारखंड सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में शराब की बिक्री को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है। इससे स्थानीय लोगों को काफी परेशानी होगी। शराब की लत से झारखंड पीछे जा रहा है। बेबी महतो ने कहा है कि अभी शराब की बिक्री बढ़ाने के बजाय पूरे झारखंड में शराबबंदी पर जोर देने की जरूरत है। सरना धर्मकोड की मांग पर धरना से पहले कांग्रेस ने कहा, केंद्र की मोदी सरकार आदिवासी विरोधी। सरना धर्मकोड की मांग पर राजभवन के समक्ष आंदोलन से एक दिन पहले शनिवार को कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस अवसर पर लोहरदगा के सांसद सुखदेव भगत और झारखंड विधानसभा में कांग्रेस के उपनेता राजेश कच्छप ने केंद्र की भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। सांसद सुखदेव भगत ने कहा है कि सरकार पशुओं की गणना करती है, बाघ की गणना करती है, लेकिन केंद्र सरकार आदिवासियों को धार्मिक आधार पर पहचान नहीं देना चाहती। सरकार हमारे पाहन, पुजार, धर्म स्थल को महत्व नहीं देना चाहती, आदिवासियों के प्रति घृणा का भाव रखती है। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुखदेव भगत ने कहा है कि केंद्र सरकार आदिवासियों के मौलिक अधिकारों का हनन कर रही है। जनगणना लगातार होती रही। जनगणना फॉर्म के कॉलम में अन्य धर्म का कॉलम था, जिसमें 90 लाख लोगों ने इस विकल्प को चुना था। इसमें 50 लाख ने सरना धर्म लिखा था, लेकिन सुनियोजित षड्यंत्र के तहत आदिवासियों के धार्मिक अस्तित्व को मिटाने के लिए इस बार अन्य का कॉलम हटा दिया गया है। देवघर में भाई ने भाई पर किया तलवार से हमला। बेटी की शादी को लेकर रोज होता था विवाद, आरोपी फरार। देवघर के सलोनाताड़ मोहल्ले में पारिवारिक विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। प्रेम महता ने अपने भाई सुदामा महता पर तलवार से हमला कर दिया। घटना की जानकारी देते हुए घायल सुदामा महता ने बताया कि उनकी 2 बेटियों की शादी हो चुकी है। आरोपी प्रेम महता की बेटी की शादी अभी तक नहीं हुई है। इसी बात को लेकर दोनों भाइयों के बीच रोज विवाद होता था। शनिवार को विवाद इतना बढ़ गया कि प्रेम ने तलवार से अपने भाई पर हमला कर दिया। आस पड़ोस के लोगों ने शोर सुनकर घायल सुदामा को देवघर सदर अस्पताल पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उन्हें गंभीर स्थिति के कारण उच्च चिकित्सा केंद्र रेफर कर दिया। घटना के बाद आरोपी प्रेम मौके से फरार हो गया। नगर थाना पुलिस को घटना की सूचना दे दी गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। झुमरी तिलैया में घर के पास ही महिला से चैन स्नैचिंग। बाइक सवार 2 युवकों ने की वारदात। सीसीटीवी खंगाल रही पुलिस। झुमरी तिलैया के स्मार्ट बाजार के पास शनिवार की सुबह चैन स्नैचिंग की घटना हुई। स्थानीय निवासी 65 वर्षीय सावित्री देवी पूजा के लिए फूल तोड़ने निकली थी। इसी दौरान बाइक पर सवार 2 युवकों ने उनके गले से सोने की चेन छीन ली। पीड़िता ने बताया कि एक आरोपी ने हेलमेट पहना था, दूसरे ने अपना मुंह ढका रखा था। यह घटना शहर के सबसे व्यस्त इलाके में हुई। यहाँ जिले के दूर दराज के इलाकों से लोग खरीदारी के लिए आते हैं। यह घटना कोडरमा में लगातार हो रही चैन स्नैचिंग की कड़ी का हिस्सा है। इससे पहले दूधीमाटी में भी एक महिला के साथ ऐसी ही घटना हुई थी। तिलैया पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच कर रही है। रांची के चुटिया थाना क्षेत्र में ओवरब्रिज के पास युवक की हत्या, पुलिस जांच में जुटी। रांची के चुटिया थाना क्षेत्र के ओवरब्रिज के पास शनिवार देर शाम एक युवक की हत्या का मामला सामने आया है। घटना की सूचना मिलते ही चुटिया पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शव को कब्जे में लेकर रिम्स भेज दिया है। साथ ही एफएसएल टीम भी घटनास्थल पर पहुंचकर साक्ष्यों की जांच कर रही है। पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है और हत्या के कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है। हालांकि देर शाम तक युवक की पहचान होने की बात नहीं की गई है। श्रावणी मेले की तैयारियां शुरू। सफाई कर्मियों की नियुक्ति के लिए टेंडर जारी। देवघर में लगने वाले भव्य श्रावणी मेले को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। मेला क्षेत्र और प्रशासनिक शिविरों में सफाई सुनिश्चित करने के लिए नगर निगम ने टेंडर जारी किया है। जारी टेंडर के अनुसार कुल 1150 सफाई कर्मियों की जरूरत बताई गई है। टेंडर जमा करने की अंतिम तिथि 31 मई तय की गई है। जारी टेंडर के अनुसार 1 से 9 जुलाई तक
3 पालियों में कुल 750 सफाई कर्मियों की जरूरत बताई गई है। हर पाली में 250 सफाई कर्मी 24 घंटे स्वच्छता कार्य में संलग्न रहेंगे। इसके बाद 10 अगस्त से 25 अगस्त तक के लिए 3 पालियों में कुल 300 सफाई कर्मियों की नियुक्ति की जाएगी, जिसमें प्रति पाली 100 सफाई कर्मी रहेंगे। निगम द्वारा जारी टेंडर दस्तावेजों में सफाई कर्मियों की मजदूरी दर का कोई उल्लेख नहीं किया गया है, जिससे संभावित आवेदकों के बीच असमंजस की स्थिति बनी हुई है। जबकि पिछले वर्ष निगम ने टेंडर में प्रति सफाई कर्मी की मजदूरी स्पष्ट रूप से उल्लेखित की थी। स्थानीय लोगों व सामाजिक संगठनों का कहना है कि मजदूरी दर की पारदर्शिता आवश्यक है, जिससे सफाई कर्मियों के अधिकार जो सुरक्षित रह सके और ठेकेदारों की मनमानी पर भी अंकुश लगे। कोडरमा घाटी में पलटा तेल टैंकर, लोगों में लूटने की मची होड़। रांची पटना मुख्य मार्ग के कोडरमा घाटी स्थित बंदर चुआ के पास अनियंत्रित होकर तेल से भरी एक टैंकर पलट गया, जिससे रांची पटना मुख्य मार्ग पूरी तरह से बाधित हो गया। हालांकि गनीमत रही कि इस घटना में किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है। जानकारी के अनुसार टैंकर पश्चिम बंगाल के हल्दिया से रिफाइंड तेल लोड कर बिहार के रास्ते नेपाल जा रहा था। इसी बीच कोडरमा घाटी के बंदर चुआ के पास टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे वाहन में लोड रिफाइंड सड़कों पर बहने लगा। इधर घटना की जानकारी जैसे ही आसपास के लोगों को मिली, लोग बाल्टी, डब्बा, बर्तन लेकर पहुंच गए और तेल लूट लगे। वही घटना की जानकारी मिलने पर कोडरमा पुलिस भी मौके पर पहुंची और हस्तक्षेप के बाद लोगों को हटाया गया और क्रेन मंगाकर टैंकर को साइड किया गया। चंपई सोरेन का तीखा हमला, आदिवासियों के मुद्दों पर कांग्रेस ने किया ड्रामा। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता चंपई सोरेन ने कांग्रेस पर आदिवासियों के मुद्दों को लेकर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरना धर्मकोड के नाम पर राजनीति करने का ड्रामा कर रही है, जबकि सच्चाई ये है कि 1871 से अस्तित्व में रहे आदिवासी धर्मकोड को 1961 में कांग्रेस सरकार ने ही खत्म कर दिया था। चंपई सोरेन ने याद दिलाया है कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने 2014 में सरना धर्मकोड की मांग को अव्यावहारिक बताकर ठुकरा दिया था। उन्होंने कहा, कांग्रेस अब आदिवासी समाज के हक में बोल रही है, लेकिन इतिहास गवाह है कि इस पार्टी ने झारखंड आंदोलन के दौरान कई बार आदिवासियों पर गोली चलवाई। कांग्रेस ने झारखंड राज्य और संथाली भाषा को मान्यता देने के नाम पर आदिवासी समाज को बार बार धोखा दिया है। उन्होंने भाजपा की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि अगर केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार नहीं बनी होती तो ना झारखंड राज्य बनता और न ही संथाली भाषा को संवैधानिक मान्यता मिलती। सरायकेला में 4 अपराधी गिरफ्तार, कुख्यात श्रवण महतो समेत अन्य से हथियार और सिम कार्ड बरामद। सरायकेला खारसावां जिले की पुलिस ने कुख्यात अपराधी श्रवण महतो उर्फ बाबा को 3 अन्य अपराधियों के साथ गिरफ्तार किया है। शनिवार को जिले के पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार लुनायत ने इसकी जानकारी दी। पकड़े गए अन्य अपराधियों में मोहम्मद अरमान, अर्जुन सिंह उर्फ अर्जुन कुमार और धर्मेंद्र प्रमाणिक शामिल हैं। अपराधियों से 1 देसी पिस्तौल, 1 देसी कट्टा, 3 जिंदा कारतूस और 6 सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। श्रवण महतो कांड्रा, चाईबासा और देवघर में आधा दर्जन से अधिक आपराधिक मामलों में वांछित था। वह कांड्रा, जमशेदपुर और कपाली क्षेत्र में रंगदारी वसूली, फायरिंग की घटनाओं को अंजाम देता था। गढ़वा में बियर के 40 रुपए के लिए चली गोली, होटल मालिक ने ज्यादा पैसे मांगे, 4 आरोपी गिरफ्तार, 1 फरार। गढ़वा में बियर के पैसों को लेकर हुए विवाद में होटल मालिक पर गोली चलाने के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। घटना 15 मई की रात की है। विराट होटल के मालिक सोनू कुमार उर्फ सन्नी ने 3 बोतल बियर के लिए 600 रुपए मांगे थे। रवि चंद्रवंशी ने फोन पे से 560 रुपए का भुगतान किया। 40 रुपए कम होने पर होटल मालिक और छोटू तिवारी के बीच विवाद हो गया। इसके बाद छोटू ने अपने साथियों के साथ होटल मालिक पर गोली चला दी। एसपी दीपक पांडे ने एसडीपीओ नीरज कुमार के नेतृत्व में टीम का गठन किया। पुलिस ने शुक्रवार की रात मुख्य आरोपी सुशील तिवारी उर्फ छोटू तिवारी को पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया। छोटू की निशानदेही पर राजन तिवारी को लोडेड देसी कट्टे के साथ पकड़ा गया। बम्पी पटवा और रवि चंद्रवंशी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। एक आरोपी दीपक तिवारी अभी फरार है। मुख्य आरोपी छोटू तिवारी 28 वर्षीय, आर्म्स एक्ट और पोक्सो के 6 मामले में पहले से दर्ज हैं।
पाकुड़ में अवैध लॉटरी का बढ़ रहा धंधा, महिलाओं और बच्चों को भी माफिया कर रहे हैं करोड़ों की काली कमाई। झारखंड के पाकुड़ जिले में अवैध लॉटरी का कारोबार तेजी से बढ़ रहा है। राज्य में लॉटरी पर पूर्ण प्रतिबंध है, इसके बावजूद माफिया इस धंधे को चला रहे हैं। माफिया महिलाओं और बच्चों को कुछ रुपए का लालच देकर लॉटरी बेचने का काम सौंप रहे हैं। लॉटरी की छपाई जिले में ही होती है। हर महीने नए नए नाम से बाजार में उतारी जाती है। जेके, एसके जैसे कई नाम इसमें शामिल हैं। पश्चिम बंगाल से टीयर लॉटरी के अलावा नकली लॉटरी भी छापकर बाजार में बेची जा रही है। लॉटरी माफिया की पकड़ ऊपर तक है। वे खुलेआम सवाल उठाने वालों को फंसाने की धमकी देते हैं। एक सुनियोजित तरीके से लॉटरी का गैंग बनाया गया है। इसमें महिलाओं को आगे रखा जाता है। सदर प्रखंड के कई ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध लॉटरी छापी जा रही है। छोटे होलसेलर के माध्यम से इसे बाजार में बेचा जाता है। पुलिस समय समय पर कार्रवाई करती है, लेकिन सिर्फ छोटे लॉटरी विक्रेता ही पकड़े जाते हैं। कुछ साल पहले सिंधीपाड़ा में एक किराए के मकान से लॉटरी छापने का भांडाफोड़ हुआ था। सरगना को जेल भेजा गया था। कुछ महीनों तक यह धंधा कम हुआ, लेकिन पिछले कुछ समय से फिर तेज हो गया है। मध्यम वर्गीय परिवार इस लॉटरी के चक्कर में आर्थिक रूप से बर्बाद हो रहे हैं। जिले के बुद्धिजीवियों ने प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। जेल से निकलकर चोरी की बाइक बेचने में लगा दोबारा, तब तक पहुंच गई पुलिस। डीआईजी सह रांची एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा को मिली गुप्त सूचना के आधार पर 6 बाइक चोर रांची के रातू इलाके से गिरफ्तार किए गए हैं। गिरफ्तार चोरों के पास से चोरी की कई बाइक भी बरामद किए गए हैं। डीआईजी सह रांची एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि जियाउल अंसारी नाम का अपराधी रांची जेल से छूटने के बाद से एक बार फिर से मोटरसाइकिल चोरी कर ग्रामीण क्षेत्रों में बेच रहा है। साथ ही वो पुलिस के डर से घर से भागा फिर रहा है। सूचना मिलने के आधार पर छापेमारी दल का गठन किया गया। छापेमारी दल के द्वारा सर्वप्रथम जियाउल अंसारी के घर पर छापेमारी करते हुए घर की तलाशी ली गई। तलाशी के क्रम में एक चोरी की बाइक पुलिस को मिली, जिसके बाद जियाउल अंसारी को गिरफ्तार किया गया। जियाउल अंसारी की निशानदेही पर सजीबुल अंसारी के घर की विधिवत तलाशी लेने पर उसके घर से बिना कागजात के 3 मोटरसाइकिल बरामद किया गया। जियाउल अंसारी से कड़ाई से पूछताछ करने पर उसने अपने अन्य साथियों के नाम भी बताए, जिसके बाद अन्य 5 को भी गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार सजीबुल अंसारी और इमरान अंसारी की निशानदेही पर कलीम अंसारी के घर से एक मॉडिफाई किया हुआ 2 बाइक मिली। वही गिरफ्तार इमरान अंसारी की निशानदेही पर मोबिन अंसारी उर्फ गुड्डू और समीन अंसारी के घर से एक मॉडिफाई किया हुआ मोटरसाइकिल बरामद हुआ है। बाइक चोरों ने चोरी की मोटरसाइकिल की पहचान छुपाने के लिए बाइक की तेल की टंकी को बदलकर अन्य मॉडल की टंकी लगा दी थी, ताकि चोरी की बाइक की भी पहचान नहीं हो सके। खुंटी में मोबाइल चोर गिरोह का भांडाफोड़, 7 आरोपी गिरफ्तार। शहर में लगातार हो रही मोबाइल चोरी की घटनाओं को लेकर खुंटी थाना पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे थे, लेकिन पुलिस ने तकनीकी और मानवीय सहयोग से मोबाइल चोर गिरोह का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने 2 अलग अलग मामलों में मोबाइल चोर गिरोह के कुल 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से पुलिस ने 4 मोबाइल और 1 CPU बरामद किया है। गिरफ्तार आरोपियों में खुंटी जन्नत नगर का नाहिद अंसारी, हरून अंसारी, सिल्लू उर्फ नाजिर जावेद, महफूज आलम, आयान अंसारी और बिहार के गया जिले के बिंदेश्वर पासवान शामिल हैं। वहीं एक अन्य खुंटी के गुदड़ी बाजार में मछली व्यापारी से पैसा और मोबाइल ठगी मामले में 54 वर्षीय लोहरदगा जिले के कुरसे गांव निवासी सहबुल अंसारी भी शामिल हैं। खुंटी डीएसपी वरुण रजक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर मोबाइल चोर गिरोह का खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि खुंटी और आसपास के इलाकों में लगातार मोबाइल चोरी की छिनतई की घटनाएं घट रही थी। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर मोबाइल चोर गिरोह के 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें मोबाइल लॉक तोड़ने वाले मोबाइल दुकानदार भी शामिल हैं। झारखंड में 2 साल से अधिक समय से एक ही पद पर जमे हैं 29 IAS अधिकारी। राज्य में आला अधिकारियों के स्थानांतरण पदस्थापन की फिर सुगबुगाहट शुरू हुई है। मई के अंत और जून के प्रथम सप्ताह तक भारी पैमाने पर IAS IPS अधिकारियों के स्थानांतरण के संकेत मिल रहे हैं। इनमें कई विभागीय सचिवों से लेकर DC व अन्य संवर्ग के अधिकारियों का स्थानांतरण सुनिश्चित बताया जा रहा है। इसके पीछे कई कारण हैं। प्रशासनिक दक्षता को मजबूत करना, इसके अलावा कई महत्वपूर्ण पद भी रिक्त हो गए हैं। साथ ही ट्रांसफर का सरकार पर दबाव होने के अलावा कई IAS अधिकारियों का 2 साल का टर्म भी पूरा हो चुका है। राज्य में लगभग 29 IAS अधिकारी हैं जो 2 साल से अधिक समय से एक ही पद पर जमे हैं।
रोज रोज की लड़ाई से परेशान होकर पति ने की पत्नी की हत्या, नदी के बालू में दबाया शव। लातेहार से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां आपसी कलह से तंग आकर एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी ने शव को नदी के बालू में छिपा दिया, लेकिन मामला ज्यादा दिनों तक दब नहीं सका। पुलिस ने हत्या की गुत्थी सुलझा ली है और आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार लातेहार सदर थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाला युवक जो गारू प्रखंड कार्यालय में कार्यरत था, उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। आरोपी की शादी पलामू की रहने वाली युवती से हुई थी। शादी के शुरुआती दिन ठीक ठाक बीते, लेकिन धीरे धीरे दोनों के बीच झगड़े बढ़ने लगे। दोनों की 2 बेटियां भी हैं। पति पत्नी एक दूसरे पर शक करने लगे और मामला कोर्ट कचहरी तक पहुंच गया। पति तलाक चाहता था, वही पत्नी ने पति और देवर पर प्रताड़ना का आरोप लगाया था। 15 मई को दोनों के बीच फिर से झगड़ा हुआ। गुस्से में आकर पति ने लोहे के तवे से पत्नी के सिर पर वार कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हत्या के बाद आरोपी ने शव को गारू थाना क्षेत्र के लुहुरटाड़ गांव के पास कोयल नदी के बालू में दबा दिया, लेकिन कुछ दिनों बाद शव को कुत्तों ने बाहर निकाल दिया, जिससे घटना का खुलासा हो गया। पुलिस को जैसे ही जानकारी मिली, उन्होंने मामले की जांच शुरू कर दी। मृतक के पिता ने पुलिस को दिए आवेदन में बताया कि उनकी बेटी को 2 बेटियां होने के कारण ससुराल वाले उसे लगातार प्रताड़ित करते थे। कई बार उसके साथ मारपीट की गई थी। उन्होंने साफ आरोप लगाया है कि उनकी बेटी की हत्या पति और उसके परिजनों ने मिलकर की है। थाना प्रभारी पारस मनी ने प्रेस वार्ता में बताया है कि आरोपी से पूछताछ में उसने जुर्म कबूल कर लिया है। उसने बताया कि पत्नी के बर्ताव से परेशान होकर उसने हत्या की और फिर साक्ष्य छिपाने के लिए शव को नदी के बालू में दबा दिया। रांची में इस दिन होगा पाहन सम्मान महासम्मेलन, आदिवासी परंपराओं के संरक्षण पर जोर। रांची के धुरवा सेक्टर स्थित धुमकुड़िया भवन में शनिवार की शाम ट्राइब फर्स्ट अभियान के तहत एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया गया। इस मौके पर मुखिया संघ के अध्यक्ष शोमा उरांव ने जानकारी दी कि 8 जून को नामकुम के भूसुर फुटबॉल मैदान में पाहन सम्मान महासम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस महासम्मेलन में आदिवासी और जनजातीय समुदाय की पारंपरिक पूजा पद्धतियों, जन्म, विवाह और मृत्यु से जुड़े अनुष्ठानों को लोगों तक पहुंचाया जाएगा। साथ ही जनवरी से दिसंबर तक होने वाले विभिन्न आदिवासी धार्मिक पर्वों और अनुष्ठानों की जानकारी भी साझा की जाएगी। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। धन्यवाद।